गर्ल्स हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने जो आपके साथ डिस्कस कर लिया था दैट वाज अबाउट एल्कली मेटल्स, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, जो आपका ग्रुप 1 है। ठीक है, और उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1। बिल्कुल उसी ट्रेंड पे आज हमने डिस्कस करना है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एल्कली मेटल्स की पेरियोडिसिटी की बात की थी उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे पहले पेरियोडिसिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मीन्स कि जब आपने एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल में अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो आप ये देखते हो कि एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरियोडिसिटी। और क्यों एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद रीअपीयर होते हैं सेम प्रॉपर्टीज़ के, उसका रीज़न है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है, तो एलिमेंट्स भी सेम प्रॉपर्टीज़ के रीअपीयर हो जाते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती हैं। ठीक है, तो वही हमने इसमें भी डिस्कस करना है, पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। गर्ल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ग्रुप 2 जिसको आप बोलते हो दैट इज़ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। वैसे तो हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो यहाँ मैं कन्फिग्रेशन डिस्कस नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। और वो आपको सबको पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है NS2। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे रेडियम की जनरली बात नहीं करते हैं, आता वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में ही है, ग्रुप 2 में ही है, बट बिकॉज दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर तो हम इसकी जनरली बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। अब यहाँ पेरियोडिसिटी का क्या मतलब है? पेरियोडिसिटी का मतलब है कि आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद आ गया बोरोन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन की प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम से बिल्कुल डिफरेंट है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर हो गया 10। उसके बाद आ गया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। लेकिन सोडियम के बाद जो मैग्नीशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, उसकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह है? बेरिलियम की तरह। तो इसको बोलते हैं पेरियोडिसिटी कि बेरिलियम के बाद 4 एटॉमिक नंबर के बाद 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और जो 12th आया वो आया सेम प्रॉपर्टीज़ वाला जैसे कि बेरिलियम की। इसको बोलते हैं पेरियोडिसिटी, दैट इज़ रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। उसी तरह से जैसे मैग्नीशियम हो गया 12 एटॉमिक नंबर, उसके बाद आ गया आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद जो 20 एटॉमिक नंबर आता है कैल्शियम का, उसकी प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम और मैग्नीशियम की तरह है। तो मतलब बोलने का इनको सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है एंड दे शो पेरियोडिसिटी। ठीक है, और अब क्वेश्चन है कि क्यों इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं? इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं क्योंकि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। तो यही रीज़न होता है पेरियोडिसिटी का कि एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ के रीअपीयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन ऑफ सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस है इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होंगी? ऑलमोस्ट सेम। तो ये हो गई पेरियोडिसिटी। अब हम बात करेंगे गर्ल्स, वैसे हमने कन्फिग्रेशन इनकी पहले भी डिस्कस कर ली है तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी अब दोबारा से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो ऑल हैव सेम प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये देखो पेरियोडिसिटी मतलब कैसे इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियाई। ठीक है गर्ल्स, सबको पता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, क्या इसका ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट, क्या इसका ट्रेंड होता है जब आप ग्रुप में आते हो, तो वो डिटेल में अब हम नहीं डिस्कस करेंगे दोबारा। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं बता दूँगी आपको। अब हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, जनरल बात कर रहे हैं हम इनकी।
जब इकट्ठा करके कि हम ये बोल रहे हैं कि दे आर शोइंग पेरियोडिसिटी, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एलिमेंट्स रीअपियर हो रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज़ के आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट, मतलब बोलने का मतलब है कि इनकी सबकी एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम रहती है लेकिन फेयरली हाई होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई इनकी हाई है, जनरल बात हो रही है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का एटॉमिक रेडियाई हाई है लेकिन स्मॉलर देन ग्रुप 1, वो आप इजीली बोल सकते हो क्यों। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कि हाई क्यों है इनका एटॉमिक रेडियाई। गर्ल्स, आपको पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियाई करता है डिक्रीज़, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में ही आते हैं तो इनका भी एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर कम होने से न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, सॉरी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेडियाई क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इनका एटॉमिक रेडियाई फेयरली हाई होता है बिकॉज ऑफ लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब लेकिन ग्रुप 1 के कंपैरिजन में कम होता है, उसका रीज़न आप क्या दोगे कि ग्रुप 1 के कंपैरिजन में इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रुप 1 के कंपैरिजन में इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है। उसकी वजह से देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से रेडियाई क्या कर जाता है, डिक्रीज, क्योंकि क्लोज आ जाएंगे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से। तो आप इजीली बोल सकते हो कि इनका रेडियाई स्मॉलर रहता है ग्रुप 1 से, ठीक हो गया। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों इनका हाई होता है अपना, लेकिन ग्रुप 1 से क्यों कम होता है। और अब क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट कि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ करता है रेडियाई। वो आपको पता ही है कि जब आप ग्रुप में जाते हो टॉप टू बॉटम तो रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज़, क्योंकि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। इनर शेल्स इंक्रीज़ करने से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करने से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा होगा रेडियाई। तो रेडियाई इंक्रीजेस बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो ये है इनका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि दे हैव हाई एटॉमिक रेडियाई, फेयरली हाई एटॉमिक रेडियाई बट स्मॉलर देन ग्रुप 1, और डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाओ आनिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड होता है वही आनिक रेडियाई का भी होता है। वो आपको पता ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो ये कैसे आयंस बनाते हैं, डाइवेलेंट आयंस बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, डाइवेलेंट आयंस, 2 पॉजिटिव का चार्ज, और रेडियाई इनका भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से जैसे एटॉमिक रेडियाई इनका हाई है, आयनिक रेडियाई भी हाई होगा लेकिन ग्रुप 1 से कम होगा। वही रीज़न यहाँ भी आएगा कि ग्रुप 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 1 से ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन आ जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उसकी वजह से रेडियाई क्या कर जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो स्मॉलर देन ग्रुप 1, और मूविंग डाउन द ग्रुप वही है कि जब आप बेरिलियम से रेडियम को आओगे तो रेडियाई क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो बिल्कुल सेम वही ट्रेंड है जो एटॉमिक रेडियाई का है वही आनिक रेडियाई का है। जनरल हम ये बोलेंगे कि दे हैव फेयरली हाई आनिक रेडियाई बट स्मॉलर देन ग्रुप 1, और डाउन द ग्रुप वो क्या करता है, इंक्रीज। रीज़न आप इसमें देते हो, डाउन द ग्रुप में आप देते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का रीज़न, ठीक है, और जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आप रीज़न देते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, दैट इज़ एटॉमिक नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। गर्ल्स, अगर जनरल इनकी बात करनी है तो ऑल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलने का मतलब है कि इनको सबको एक ही ग्रुप में क्यों रखा, क्यों इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी तरह आई, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, ऑलमोस्ट लो होती है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो इसलिए सेम उसमें रखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लो क्यों है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि रेडियाई ज़्यादा है, वो पहले बता दिया, ठीक है, रेडियस इज हाई,
तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होगी क्योंकि रेडियाई इनका ज़्यादा है। रेडियाई ज़्यादा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इनका कम है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपके जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो बिकॉज रेडियस इज़ हाई एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ स्मॉल। तो कम एनर्जी लगानी पड़ती है आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हैं, तो इजीली रिमूव हो जाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कम एनर्जी लगानी पड़ी, दैट मीन्स लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अब लेकिन एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि क्यों एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी? क्यों? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। अभी हम बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन। ठीक है, तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर। और एक रीज़न और आएगा कॉन्फ़िगरेशन का, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया। उसके बाद डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है क्योंकि रेडियाई इंक्रीज़ करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता है। तो वही सेम ट्रेंड आएगा कि जब आप बेरिलियम से रेडियम को जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज क्योंकि रेडियस इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जनरल से अगर जब हमने बात की तो हमने ये बोला कि पूरे ग्रुप की जब हम बात करते हैं इनको सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप क्या करती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एक रीज़न और देख लो, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, ये आपका ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। आप देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 की कम होती है, ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है। वही हमने बोला कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल से ज़्यादा है। ठीक है, रीज़न देखो, एक तो न्यूक्लियर चार्ज का रीज़न दे दोगे आप, इसका 11 है, 12 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। एक रीज़न, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा रीज़न, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आपने S1 से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है S2 से। और S2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं S में, जैसे P में 6 जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसी तरह से S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब, बोलने का मतलब है कि S यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन मीन्स स्टेबल कन्फिग्रेशन, और उस वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कम्प्लीटली फिल्ड S ऑर्बिटल से, तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो दैट मीन्स दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है आपने। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ हायर देन एल्कली मेटल्स, लेकिन सेकंड एल्कली की ही ज़्यादा होती है। उसका रीज़न आपको पता ही है, बता दिया गया है कि जब फर्स्ट हो गई तो उसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, जिसके लिए आपने इतनी एनर्जी लगाई। लेकिन उसके बाद ये कंप्लीट नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इस केस में जब एक बार आपने एनर्जी लगा दी, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया S1 में, और उसको रिमूव करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये हो गया कम एनर्जी। तो दैट मीन्स बोलने का कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ हाई because electron have to be removed from completely filled s orbital, but the second ionization energy of alkali metals is high, alkaline earth metals is low, क्योंकि सेकंड जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है तो वो एल्कली मेटल की कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाती है, उससे रिमूव होना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है अगर, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वैसे इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लो, रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे स्टेबल नोबल गैस में। 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको लूज कर देते हैं तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल नोबल गैस। तो एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होती है। उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नहीं होती है, बल्कि रिलीज करने की होती है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ये, ना कि गेन। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं ये इजीली, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लो। डाउन द ग्रुप आपको पता है ये डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका रीज़न आपको पता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, रेडियाई, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करती है। एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि आप क्या बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बेरिलियम से जब आप बेरियम रेडियम को आते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मतलब बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर है इनकी टेंडेंसी। वैसे होती नहीं है, बट अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में गेन कर भी लें अगर, तो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नीचे को डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम होती है। ये होता भी है हर एक ग्रुप में, एवरी ग्रुप में यही होता है कि वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का, उसका अनएक्सपेक्टेडली कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए बट कम होती है। उसका रीज़न है साइज़ छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको यहाँ रिपल्शन फील होगी, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन। तो जब रिपल्शन फील होगी तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लो, ठीक है। मतलब ईजिली नहीं आ पाएगा वो। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा सबसे कम होती है नेक्स्ट मेंबर से ड्यू टू स्मॉल साइज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात भी अगर करें हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी लो रहेगी, लेकिन ग्रुप 1 से हाई होगी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 से ज़्यादा है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो 2 में डिफरेंस आता है, दैट इज़ हैलोजन या ऑक्सीजन और एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है दैट इज़ वेरी हाई। तो इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं हैलोजेंस के साथ या ऑक्सीजन के साथ, वो कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात इनमें नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो। क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नहीं होती है, एक्सेप्ट करने की नहीं होती है। इनकी टेंडेंसी, जो जनरल टेंडेंसी है इनकी, दैट इज़ टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तरफ को आती है फिर? जब आप नॉन मेटल्स की तरफ को जाते हो, दैट इज़ पी ब्लॉक की तरफ को, ठीक है। तो ये हो गई पेरियोडिसिटी। बोलने का मतलब कि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़, जैसे रेडियाई इनका बहुत ज़्यादा होता है, आयनिक रेडियाई भी ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी कम होती है। तो ये इस वजह से सेम ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कि बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम, लेकिन उसके बाद जो मैग्नीशियम आया उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम की तरह आई, तो ये सेम ग्रुप में आए, ठीक है। उसके बाद आज जो जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सिलेबस में दिया है गर्ल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। आपको पहले बता दिया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड पे। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज़्यादा होती है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और जितने कम होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी कम होती है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये बोलते हैं कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वीक। तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के। रीज़न, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वीक, तो देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे इनको एल्केलाइन मेटल से।
एल्कलाइन मेटल के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे गर्ल्स? हाई। रीज़न क्यों? क्योंकि वहाँ है एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, यहाँ है 2। तो इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग बनेगी इनके कंपैरिजन में। किसके? एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनेगी। तो आपके पास जब स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनती है तो मतलब क्या है कि जो आपके रेडियाई हैं वो भी कम है इनका एल्कली से। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रेडियस भी एल्कली के कंपैरिजन में कम है, तो उसकी वजह से कम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने 2 चीज़ें बोली। जब हमने इनकी बात की तो हमने ये बोला कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है कि एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एक तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, तो इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स मेल्टिंग बॉन्ड जो मेटालिक बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, और दूसरा इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स इनका रेडियाई भी कम है। रेडियाई कम होने से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्योंकि जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो दूर दूर चले जाएंगे एटम्स, लेकिन जब छोटा होगा रेडियाई तो वो क्लोज आएंगे। तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। उसके बाद डेंसिटी की बात आ गई। डेंसिटी लो होती है इनकी। ठीक है, जिस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है उसी तरह से डेंसिटी भी कम है। गर्ल्स, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इनका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम सिर्फ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं। रेडियस इज हाई। रेडियस हाई होने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज। तो क्यों बताते हैं आप कि इनकी डेंसिटी कम होती है? बिकॉज रेडियस इज हाई। रेडियस हाई होने से डेंसिटी डिक्रीजेस, तो दे हैव लो डेंसिटी। अब बात करेंगे हम इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल डेंसिटी इज मोर, क्योंकि रेडियाई लेस होता है। रेडियाई लेस होने से आपका ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज कर जाती है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने से डेंसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज, क्योंकि जब ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या कर जाएगा? इंक्रीज। तो अगर जनरल से जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका रेडियस इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल कम है। ठीक है, रेडियस कम होने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड नहीं है। बेरिलियम टू कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम टू कैल्शियम जब आ जाते हो तो डेंसिटी डिक्रीज करती है और उसके बाद वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, बेरिलियम से कैल्शियम जाने पर डेंसिटी डिक्रीज करती है और उसके बाद वो क्या कर जाती है? इंक्रीज। उसका रीज़न आप ये देते हो क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि डेंसिटी इन 2 पे डिपेंड करती है। अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं कि जब आप बेरिलियम टू कैल्शियम जाते हो तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियस की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, रेडियस इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ने से लेस बेटर पैकिंग होती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाने से डेंसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज। लेकिन उसके बाद कैल्शियम टू बेरियम वो इंक्रीज कर जाती है। उसका रीज़न आप ये देते हो कि जब आप कैल्शियम से बेरियम को आते हो तो नो डाउट रेडियस इंक्रीज करता है, लेकिन मास भी इंक्रीज करता है, और मास का इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू रेडियस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। तो मास इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। ये डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो बेरिलियम टू कैल्शियम डिक्रीज करता है, वहाँ आप इसको बढ़ा दोगे, इसको कम बढ़ाओगे, लेकिन उसके बाद कैल्शियम टू बेरियम इंक्रीज कर जाती है, तब आप इसको ज़्यादा बढ़ा दोगे, इसको कम बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि मास तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम देखना है आपने कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बस ये है इनकी डेंसिटी की बात। उसके बाद आ जाओ इनका रिड्यूसिंग करैक्टर। बिल्कुल सेम उसी तरह से है। रिड्यूसिंग करैक्टर हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में देते हैं। एल्कली मेटल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है आपको। अब ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसका मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस तरह से वहाँ बोला था हमने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
रिडक्शन पोटेंशियल इनका ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि रिड्यूसिंग करैक्टर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसके बाद लेकिन ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं देन एल्कलाई मेटल। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, अपनी एल्कली मेटल से कंपैरिजन बाद में करेंगे। पहले हम ये बोलते हैं कि वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हमने बोला कि ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, दैट इज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी। वो मैंने पहले बता दिया है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है गर्ल्स, लो, ठीक है। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो दैट मीन्स खुद ये लूज करते हैं, दूसरों में गेन कराते हैं, तो देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूसिंग करैक्टर है। तो क्यों है इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, क्यों है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट इजिली, देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब डाउन द ग्रुप क्यों आपका रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस। तो दो चीज़ें की हमने, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब आ जाओ, इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। उसका रीज़न है क्योंकि इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू लूज, देयरफॉर किसी और में गेन करवाना, ठीक है। तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है गर्ल्स, हाई। तो जब कंपैरिजन टू एल्कली मेटल इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स, तो देयरफॉर दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं बिकॉज ऑफ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपने तीन चीज़ें पढ़ी इसमें, स्ट्रॉन्ग है, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एल्कली मेटल के कंपैरिजन में दे आर लेस रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। और लास्ट में है फ्लेम कलरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गर्ल्स। फ्लेम इम्पार्ट कर, मतलब कलर इम्पार्ट करते हैं ये फ्लेम को, कि जब आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को बंसन बर्नर की फ्लेम पे हीट करते हो तो आप देखोगे एक स्पेसिफिक कलर आता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, उसका रीज़न हम अभी देखते हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है फ्लेम को, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड देता है, बेरियम ग्रासी ग्रीन देता है, और रेडियम भी क्रिम्सन रेड देता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि क्यों ये करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को और ये क्यों नहीं देते हैं, तो वो रीज़न वही है। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं गर्ल्स, इनकी हम बाद में करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कलर किस वजह से आता है। कलर आता है कि जब आप किसी मेटल के सॉल्ट को हीट करते हो बंसन बर्नर की फ्लेम के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उस बंसन बर्नर की फ्लेम की हीट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इसमें इजीली एक्साइटेशन हो जाएगी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएंगे, तो जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी हीट वो एमिट करेंगी, एंड दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और जब कोई चीज़ विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में आती है तो दैट अपीयर्स कलर्ड। तो क्या हुआ, बंसन बर्नर की फ्लेम से आपने इनको हीट किया, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइट हुए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है, इजिली एक्साइट हुए क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है। बंसन बर्नर फ्लेम इज सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स,
excited state is unstable. So when the excited electron come back to the ground state, they will fall in the visible region of the spectrum and will emit the absorbed light या absorbed heat, जो उन्होंने absorb की थी फ्लेम से, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये अपीयर्ड कलर. क्वेश्चन है ये, ब्रिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम. उसका रीज़न क्या है कि ब्रिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ कम है, बहुत कम है साइज़, और आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा है. ठीक है, साइज़ कम होने की वजह से, साइज़ लेस होने की वजह से, क्योंकि साइज़ क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप. अगर ये ग्रुप है एक, तो डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़. मतलब इनका साइज़ छोटा है और आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा है. उसकी वजह से बंसन बर्नर फ्लेम इज़ नॉट सफिशेंट टू एक्साइट दोज इलेक्ट्रॉन्स. इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड हैं बिकॉज ऑफ लेस रेडियस एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. बंसन बर्नर फ्लेम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाती. तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो दैट मीन्स दे विल रिफ्लेक्ट नो कलर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं हीट, तो दे विल नॉट बी एक्साइटेड, तो देयरफॉर दे विल नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इम्पार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन हो जाती है, ये इम्पार्ट नहीं करते. साइज़ कम और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. तो गर्ल्स, हमने एल्कली मेटल्स की पेरियोडिसिटी की बात भी करी, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की पेरियोडिसिटी की बात भी करी, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कली मेटल के भी डिस्कस कर लिए, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के भी कर लिए, जो आपके सिलेबस में दिए हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके सिलेबस में सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन रिड्यूसिंग फैक्टर और फ्लेम कलरेशन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, रिड्यूसिंग करैक्टर एंड फ्लेम कलरेशन. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है. एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. एल्केलाइन इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल वीक है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स कम है. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, आप इनको सिर्फ अगर वैसे इन्हीं की बात करनी है तो दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल. 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जिनको ये लूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जो खुद लूज़ कर रहा है तो वो दूसरों में गेन करवा रहा है. दूसरों में गेन करवाना मतलब दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन जो भी है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेक्शन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. थैंक यू.